मैं आईपीएस के लिए खासकर बोलूँगा, आप उसको तभी लें जब आपका टेम्परामेंट उस तरीके का हो। तो मैंने किताब में सारा अपना लिखा है कि कैसे पथराव भी होता है, कैसे नक्सल के साथ एनकाउंटर भी होता है, गोलियां भी चलती हैं। कई बार कि निर्दोष के खिलाफ लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की, बोला इसको तो जेल भेजना ही भेजना, पूरा शहर उसके खिलाफ है। लेकिन फिर भी मैंने स्टैंड लिया कि नहीं, इसको नहीं भेजना। मेरी बहुत जगह निंदा हुई, अखबार में छपा कि एसपी इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मैंने अपने सारे बाल शेव करा लिए कि ये हेयर स्टाइल वेयर बनाने का प्रॉब्लम ही खत्म। Hello everyone, welcome to Studento. So today we have with multi-talented personality, super cop, IPS अमित लोढ़ा सर, जो कि 1988 बैच के IPS ऑफिसर्स हैं। सर के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे, क्योंकि सर के डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ पीपल्स और सर ने सर्विस के दौरान कुछ ऐसे इवेंट्स रहे हैं जो कि डेफिनेटली सर को एक सुपर कॉप बनाते हैं। जैसे कि सर ने क्रिमिनल्स जो गैंगस्टर थे उनको अरेस्ट किया था, साथ ही किडनैपर्स का भी एक केस रहा जो कि काफ़ी पॉपुलर केस रहे हैं। इसके अलावा सर की किताबें हैं जो कि डेफिनेटली जो यूनिफॉर्म लवर्स हैं उनके लिए तो वो बहुत ही मोटिवेशन का काम करते हैं, जैसे कि बिहार डायरीज़, लाइफ इन द यूनिफॉर्म। साथ ही सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि सर ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो कि डेफिनेटली आईपीएस ऑफिसर्स होने पर हर ऑफिसर करना चाहता है, जैसे कि प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस एंड पुलिस मेडल एंड मैनी मोर अवार्ड्स। सो चलिए आज हम सर से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में कि सर की जर्नी कैसी रही। डिटेल में हम सर से डिस्कस करते हैं उनकी लाइफ के बारे में और स्टूडेंट्स के बारे में, जो यूनिफॉर्म लवर्स हैं उनके बारे में भी सर से बात करेंगे। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस, हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। हेलो। मैं ठीक ठाक सर, आप बताएं आप कैसे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया। सर सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट। देवेंद्र, मैं आपको अपनी पूरी जर्नी भी बताता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे युवाओं के साथ मौका मिलता बात करने का, और आपके चैनल की वजह से शायद बहुत से भारत के जो यूथ हैं उन तक मेरी बात पहुंचेगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मुझे सुपर कॉप टर्म बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि पुलिस में कोई भी आदमी, चाहे मेरी रैंक का हो, चाहे नीचे हो, चाहे मेरे से ऊपर हो, अकेले काम नहीं कर सकते। राइट सर। पुलिस विभाग एक यूनिफॉर्म फोर्स है जिसमें सब लोग मिलकर काम करते हैं, और हमारे सबसे जो जूनियर कांस्टेबल से लेकर हमारे जो महानिदेशक के डीजी, सबका उसमें योगदान रहता है। तो हमेशा एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। जी सर। तो ये वाली बात है। साथ ही मैं 1988 का नहीं 1998 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। ओके। हाँ, और मेरी जर्नी ये रही कि मैं जयपुर में सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ा, और उसके बाद मैं आईआईटी दिल्ली गया, और आईआईटी दिल्ली के बाद मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और फिर मैं एक आईपीएस ऑफिसर बना। स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। इंडिया में बहुत लोग होते हैं, और क्योंकि उस वक्त हमारे टाइम लिमिटेड ऑप्शंस थे कि आप या तो मेडिकल में जाइए या इंजीनियरिंग करिए ग्रेजुएशन के लिए। तो मेरे परिवार से इससे पहले कभी कोई आईआईटी में गया नहीं था इंजीनियरिंग में। मैं मैथ्स में काफ़ी अच्छा था, तो मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। तो मैं वहाँ जब पहुँचा तो मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि आईआईटी में तो बहुत होशियार लोग होते हैं। मतलब मेरे जैसे तो वहाँ सारी थे। स्कूल में भले ही मैं सबसे अच्छों में से रहूँगा, तो मेरे जैसे तो वहाँ सारी थे। और दूसरा, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग के अंदर। एक इंटरेस्ट होता है आपको कि आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। मैथ्स में इंटरेस्ट होना एक चीज़ थी और इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट एक अलग चीज़ थी। और जैसा मैंने बताया कि वहाँ सभी लोग बहुत होशियार थे, तो मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी डेवलप हो गया कि मैं इन लोगों से कैसे कॉम्पीट करूँगा। तो मैंने अपनी लड़ाई लड़ने से पहले ही छोड़ दी, और उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस वहाँ काफ़ी ख़राब हुई। आईआईटी में मेरे ग्रेड्स भी ख़राब आए, और धीरे धीरे की साइकिल बन गई कि पढ़ाई की वजह से जो मेरी बाकी चीज़ें थीं उनमें भी मेरा परफॉर्मेंस ख़राब हुआ। चाहे वो खेल कूद का मैदान हो, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो अपने आप पे एक भरोसा था बिल्कुल ख़त्म हो गया। और आईआईटी के बाद बिल्कुल मेरा एक भविष्य कहते हैं अंधेरे में था। आपको सुनकर बड़ा अजीब लगेगा आज मैं आईजी पुलिस हूँ, लेकिन उस वक्त लगा कि पता नहीं जीवन में क्या होगा, क्योंकि बहुत ख़राब परफॉर्मेंस थी आईआईटी में होने के बाद। और लोगों को लगता था तो आईआईटी में है सब कुछ भविष्य अच्छा, लेकिन वहाँ भी तो अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी था। तो वहाँ परफॉर्मेंस मेरी बहुत ख़राब थी। और उसके बाद फिर मैं यूपीएससी की जब तैयारी करने लगा, कि यूपीएससी हमेशा मेरा बचपन से सपना था। मेरे नाना भी आईएएस में थे और मेरे कुछ और रिश्तेदार भी सिविल सर्विसेज थे। मुझे एक लगता था कि मेरे को आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए।
तो मेरे दोस्तों को भी मुझ पे भरोसा नहीं था और मुझे भी मेरे पे भरोसा नहीं था कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ आईआईटी में तो इतना ख़राब परफॉर्मेंस था। लेकिन फिर मेरे भाई ने बोला कि आप अपने आप पे विश्वास रखो, मेहनत करो, एक फेज़ था वो निकल गया, अब उसको भूल जाओ जो पास्ट है आपका है। और मेरे एक और दोस्त जयपुर आए थे, ये कई जगह मैंने बोली भी बात, तो मैंने उनको बोला जब भाई ज़िंदगी में जो आप चाहते हैं हमको कहाँ मिलता है, तो उसने बोला नहीं, ज़िंदगी में जो चाहते हैं वही तो मिलता है। राइट सर। तो ये बात कहने को बहुत छोटी बात है, बट मुझे लगा बिल्कुल सही कह रहा है कि हम लोग जो चाहते हैं घूम फिर कर हमको मिलता है, तो वही आज तुम ये चैनल बना रहे हो तो तुम चाहते थे तभी तो तुमने चैनल बनाया है। Right, अपने आप तो कुछ चीज़ें होती नहीं है, और अनलेस आप बहुत ही भाग्यवान है कि आप कुछ ऐसी जगह पैदा हुए कि जहाँ सब कुछ आपको मिल गया, बाकी आप और हम तो सब अपनी किस्मत हम एक तरह से खुद ही लिखते हैं जी। उसके बाद मैंने यूपीएससी के लिए काफ़ी मेहनत की, और मेहनत सिर्फ घंटों में नहीं, बहुत सिस्टमेटिक मैंने मेहनत की कि पुराने पेपर्स निकाले 10 साल के, फिर देखा कि किस तरह के सवाल आते हैं, क्या ट्रेंड है, सिलेबस क्या है, सही लोगों से दोस्ती की। उसमें भी शुरू में मुझसे गलती हुई कि मेरा भी जो आईआईटी में जो मेरा पर्सनालिटी बन गई थी कि टाइम कैसे ख़राब करना है, वो सब मेरी आदतें थी शुरू में कि मैं दोस्तों से, मान लीजिए मुझे एक सवाल समझ में नहीं आता, तुरंत फ़ोन उठाया, उसको फ़ोन किया और बोला मैं तेरे घर पर आ रहा हूँ, और वहाँ पहुँच मैं पढ़ाई की बात कम करता था और बेकार की बातें, चाहे फिल्में हैं चाहे स्पोर्ट्स, उनकी बातें ज़्यादा करता था। जो सवाल 5 मिनट में वो सॉल्व कर देते या 5 मिनट में बता देते, उसमें 2 घंटे ख़राब कर देता था। उसी प्रकार कोई टीवी पे क्रिकेट मैच आता था तो मुझे याद है मैं सोचता था बस 2-4 ओवर देखूंगा फिर बंद कर दूंगा, वो 2-4 ओवर होते होते वो पूरे 30-40 ओवर हो जाते थे। इस तरह मैंने अपना काफ़ी समय ख़राब किया। और हम जो यंग एज में होते हैं, अपनी शक्ल सूरत, कांच वाच में शक्ल देखना, हेयर स्टाइल, ये वो, उसमें बहुत टाइम ख़राब किया मैंने। हंसी आ रही लेकिन बात सही है। राइट सर। तो मैंने एक तरह से सारे जो तरीके थे कि कैसे अपना टाइम ख़राब करना है, और हर थोड़े दिन कुछ खाने के लिए फ्रिज खोल लेना। मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था, अभी तुमको फिट लग रहा हूँ, लेकिन आईआईटी के बाद आने के बाद मेरे घर में मात्र 4 महीने में 15 किलो वज़न बढ़ गया। यू कैन इमेजिन, मैं मोटा हो गया था। लोग बोले कि अमित लोढ़ा, हमको विश्वास नहीं हो रहा है। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि जिस राह पे मैं जा रहा हूँ इस तरह से मेरा सिलेक्शन कभी नहीं होगा। फिर मैंने अपना को डिसिप्लिन किया। सबसे पहले अपने नाना के यहाँ शिफ्ट हुआ मैं। उनके यहाँ टेलीविज़न वगैरह या चैनल्स थे ही नहीं, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। मैंने फ़ोन उनके रूम में था, मैं बोलता था आप इसको लॉक कर लो या जो कर लो, नहीं होता उस टाइम तो मोबाइल फ़ोन्स होते नहीं थे। और मैंने अपने सारे बाल शेव करा लिए कि ये हेयर स्टाइल वेयर स्टाइल बनाने का प्रॉब्लम ही ख़त्म। उसके बाद फ्रिज में और जहाँ भी जो सामान था, नाना सिंपल आती था, नानी नाना बहुत सिंपल लोग थे, तो ये भुजिया वुजिया घर में उनके था ही नहीं। तो आधी चीज़ें प्रॉब्लम्स या हटा दो तो 1-2 दिन या थोड़े दिन आपको डिस्ट्रैक्शन होता है कि अरे भूख लग रही कहाँ जाओ, लेकिन जब नहीं होता फ्रिज में, आप अपने आप ही जाना बंद हो जाता है। Right. जब चीज़ें फ्रिज में होती तो आप हर आधे घंटे में जाते हो कि कुछ आइसक्रीम पड़ी, कुछ ब्रेड पड़ी, खा लेता हूँ मैं। तो उसके बाद मैं पढ़ने लगा, प्लस मैंने देखा कि जो चीज़ सवाल मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने कहा मेरे दोस्त कौन से एल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, हो जाएगा। और जब मैंने कोशिश करनी शुरू की तो जो अटेम्प्ट मेरे को 5 अटेम्प्ट्स में वो सवाल हो रहा था, धीरे धीरे वो 1-2 महीने में 1-2 अटेम्प्ट्स में होने लगा। दोस्तों के जाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया ना। ये नहीं था कि दोस्तों में कोई कमी थी, लेकिन मेरी आदत ख़राब थी। बाद में मैं खुद ही अपने आप पे भरोसा करने लगा, खुद ही उस पर मैंने पूरी मेहनत की और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ते गया। मैं एग्ज़ाम का इंतज़ार करने लगा कि कब एग्ज़ाम आएगा, और एग्ज़ाम हुआ। मेरी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले अटेम्प्ट के अंदर भी मेरी अच्छी रैंक आई, मेरी 209 रैंक आई थी, बट मुझे पुलिस का बहुत ज़्यादा एक वो था कि मुझे पुलिस करना था। मैंने सीबीआई भरा, मुझे रेलवेज़ ये सब मिल सकती थी, लेकिन मैंने सीबीआई भरा, जानकारी थी नहीं, मैंने भर दिया। और जब मैं सीबीआई ट्रेनिंग अकेडमी गाज़ियाबाद गया तो उसके बाद वो जो डायरेक्टर थे बलविंदर साहब, मेरे को भी याद है, आईपीएस अफसर थे, तो उन्होंने बोला कि तुम आईआईटी के लड़के और होशियार हो और अभी तुमको एग्ज़ाम और देना चाहिए और यहीं पे मत रुक जाना। कई बार हमारी आदत होती है हम रुक जाते हैं। राइट सर। लेकिन सर ने सही पहचाना था, क्योंकि मैं सीबीआई की ट्रेनिंग में बहुत खुश हो गया। वहाँ पे स्पोर्ट्स, फिजिकल फिटनेस से बहुत जोर दिया जाता था जी। तो मैं खेलने वेलने में, टेनिस वेनिस और ये जितनी पीटी वीटी, समर सॉल्ट्स वगैरह, इस समय मुझे बड़ा मज़ा आता था ये सब करने में। फिर मैंने फिर भी एग्ज़ाम दिया इसका, सेकेंड अटेम्प्ट सिविल सर्विस का फिर से। और इस बार मैंने गलती ये की कि मैं सोचा कि मेरा फिर से पता नहीं क्यों ही साइकिल आई, मुझे लगा मेरा होगा ही नहीं। तो मैंने एग्ज़ाम तो ठीक दे दिया, लेकिन मैंने इंटरव्यू वगैरह की बिल्कुल तैयारी नहीं की। और मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ जब मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गया। मैं कह रहे इंटरव्यू कॉल आ गया। और वहाँ जाके भी मैंने बहुत ही ख़राब इंटरव्यू दिया। आज अगर बोर्ड के चेयरमैन साहब सुन रहे हैं तो मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मतलब, लेकिन ये था कि मैंने उनको सच सच बोल दिया। झूठ बोलना मुझे नहीं आता था। मुझे कई सवालों के जवाब नहीं आए। मैंने बोला सॉरी सर, मुझे नहीं आता है, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। एंड वो बड़े अंडरस्टैंडिंग थे।
हो सकता है मैंने जो सच सच बोला है उसकी वजह से उन्होंने इंटरव्यू में मुझे बहुत ख़राब नंबर नहीं थे, बहुत अच्छे भी नहीं थे बट एवरेज नंबर तब भी दे दिए। पहले अटेम्प्ट में मेरे बहुत ज़बरदस्त नंबर आए थे, 250 में से जहाँ तक मुझे तो 210 नंबर मेरे आए थे, जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। राइट सर। और सिर्फ मैं ऐसे की वजह से लग गया था, अगर मेरे ऐसे में नंबर ठीक आ जाते, 10 नंबर भी ज़्यादा आ जाते तो शायद मैं पहले अटेम्प्ट में ही, क्योंकि मुझे तक याद है, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे साथ पढ़े थे, मेरे सीनियर है एक बैच IPS में, उनके और मेरे हर सब्जेक्ट में सेम नंबर आए थे। सिर्फ ऐसे में उनके शायद 110 आए थे और मेरे 90 नंबर आए थे, सिर्फ 20 नंबर का हम दोनों फ़र्क था। मेरी रैंक 209 आई और उनकी 119 या 120 आई और उनको IPS मिल गया। तो आप जानते हैं UPSC में तो बहुत हल्का फ़र्क होता है। जो मैंने दूसरी बार एग्ज़ाम दिया, इस बार मैंने इंटरव्यू की तैयारी नहीं की, इंटरव्यू में कहा, बाकी सब में मेरे ज़बरदस्त नंबर आए। बाद में जब मेरे को रिजल्ट अनाउंस हुआ, मैं तो रिजल्ट देखने में नहीं गया था, मेरे को लगा मेरा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन। जब लोगों ने बोला कि तुम क्यों दुखी हो रहे हो, तुमको IPS तो मिलना ही मिलना है, तुम्हारी रैंक तो बहुत अच्छी आई है, तब मेरे को बाद में, उस वक्त तो मुझे बहुत खुशी हुई, बाद में दुख तो नहीं बोलूँगा और मुझे लगा कि अरे मैं बेवकूफ़ था, इंटरव्यू में क्यों नहीं मैंने तैयारी की, और मैं थोड़ा सा और मेहनत करता या कॉन्फिडेंस से जाता तो शायद तभी मेरा रैंक भी बहुत ऊपर हो सकती थी, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन ज़िंदगी में देखो कुछ तो किस्मत भी होती है और कुछ हमारी गलतियाँ भी होती हैं। मेरी भी गलती रही कि मैंने अपने आप पे विश्वास छोड़ दिया। तो ये चीज़ मैं आपके माध्यम से सबको बोलना चाहूँगा, विश्वास अपने आप में कभी ना छोड़ें। जब तक रिजल्ट ना आए, आपको पता नहीं कि क्या हो सकता है। जी सर। तो सर जो मेंस आपने उस टाइम पे दिया था, उस बार जब आपका सोच रहे थे कि इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा, तो उस बार आपने क्वेश्चंस वगैरह छोड़े थे क्या पेपर्स में सर? नहीं, क्वेश्चंस मैंने रिटर्न बहुत अच्छा किया था, दोनों टाइम मैंने रिटर्न बहुत अच्छा किया था। सेकंड टाइम तो मेरे मेंस पहले से भी ऑब्वियसली अच्छे थे, तभी मेरी रैंक इतनी ठीक आई। इंटरव्यू में इतने कम नंबर आने के बावजूद मैंने रिटर्न बहुत अच्छा किया था, क्योंकि पहले की मेहनत ही ज़ाया जाती नहीं है। आपको लगता है कि आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन आपने जो 2 साल पहले इतनी मेहनत की होती है तो वो तो उसमें रिफ्लेक्ट हो ही जाएगी, वो आंसर्स। तो प्लस मेरे सब्जेक्ट्स भी आपको पता है फिजिक्स मैथ्स थे, तो फिजिक्स मैथ्स एक बार आपको आगे तो जाएगी कहाँ पे वो। जी सर। उसमें तो आपके सवाल सही होंगे ही होंगे। और मेरी किस्मत भी अच्छी थी कि उस वक्त ट्रेंड था फिजिक्स एंड मैथ्स का, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। बट मैं GS वगैरह में भी अच्छा था, क्योंकि स्कूल वगैरह मुझे क्विजिंग का, इन चीज़ों का बड़ा शौक था। राइट सर। ओके, सो सर जैसे ही आपको पता चला कि आप एज IPS ऑफिसर बन गए हो, रिजल्ट आपने देखा, तो उस टाइम आपके क्या फीलिंग्स थे सर? कहीं ना कहीं ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था आज तक का। मेरी आज जो भी आई टर्न 48 ना, थोड़े दिन पहले ही, तो मेरा सबसे खुशी का दिन था। एक तो ऑब्वियसली IPS बनना किसी को भी गर्व होगा वर्दी पहने का, दूसरा मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वो मतलब एक चमत्कार टाइप नहीं होता है, लेकिन हाँ मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट क्यों नहीं। नंबर तो UPSC तो बहुत ही पारदर्शी सिस्टम है, बिल्कुल सही उसमें एनालिसिस होता है। आपने 3 स्टेजेस क्लियर किए, प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया है, मेंस अच्छे लिखे हैं, इंटरव्यू हुआ, तभी तो हुआ था। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कभी कभी सेल्फ डाउट्स नहीं आते हैं, तो वो आ गया था मेरे अंदर। वो कभी नहीं आने देना चाहिए। आज भी इस उम्र में भी कभी कभी मुझे आ जाते हैं सेल्फ डाउट्स, ऐसी बात नहीं। तुमसे कल परसों ही फ़ोन पे बात हुई थी तो मैं कुछ चीज़ों से परेशान था, लेकिन सेल्फ डाउट्स आना नेचुरल भी है, लेकिन अपने आप को उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि उससे निकलना है अपने को, वो भी बहुत ज़रूरी है। राइट सर। जैसे कि पुलिस ऑफिसर की जॉब काफ़ी चैलेंजिंग मानी जाती है, या फिर पुलिस फील्ड में कोई भी पोस्ट हो वो बहुत चैलेंजिंग होती है, क्योंकि 24 घंटे पता नहीं कब क्या काम आ जाए और कहाँ पर आपको जाना पड़े। तो सर जैसे ही आपका स्टार्टिंग जो टाइम था, जब आपको मतलब पोस्टिंग हुई होगी आपकी फर्स्ट जगह पे, तो वो एक्सपीरियंस बताइए सर, कैसा रहा? मेरे को जब ट्रेनिंग करते थे तो एक अलग चीज़ हो जाती है। अब अकेडमी में आपको भले ही कितना भी उसे मेहनत करनी पड़े, लेकिन आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हैं आप। लेकिन जैसी आपकी पोस्टिंग होती है और आप वर्दी पहन के बाहर निकलते हैं, उस पर IPS लिखा होता है, पूरी दुनिया की नज़र आप पे जाती है। आपको गर्व भी होता है, साथ ही आपको टेंशन होता है कि आपका बॉडीगार्ड स्टाफ सभी आपकी तरफ देख रहा होता है कि अब ये क्या करेंगे। और हमारा काम स्टैंडर्ड ऑफिस वाला काम नहीं, जैसे कई और जगह होता है प्राइवेट सेक्टर में या कहीं पे भी, कि आप ऑफिस आए, अपने फाइल देखा या कंप्यूटर पे काम किया। हमारा तो बिल्कुल फील्ड का काम है, डिसीजंस आपको फील्ड में जाके लेने हैं। तो अजीब लगा था, लेकिन 1-2 दिन बाद इतना मज़ा आने लगा। पहले दिन तो बहुत टेंशन हुआ, डर लगा, क्योंकि कभी परिवार में भी कोई पुलिस में नहीं था, और होता भी तभी आपको तो अपनी खुद ही आपको करनी पड़ती है। और मैं बिल्कुल अननोन जगह पे नए स्टेट में आया था, मेरे यहाँ कोई दोस्त रिश्तेदार कुछ नहीं थे। लेकिन साथ ही कहना चाहूँगा कि बिहार से मुझे ज़बरदस्त प्यार मिला, बिहार की जनता से, बिहार के लोगों से, और अभी तक मिल रहा है। तो ये मेरी खुशकिस्मती कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। खासकर कोई अपना काम अच्छा से करता है, ईमानदारी से करता है, उसको तो बिहार की जनता बहुत ज़्यादा प्रेम देती है। राइट सर। जैसे कि सर आपने जैसे बताया कि फील्ड में ही मैक्सिमम हमारा काम रहता है सर, तो फील्ड में जो सर आपके कलीग्स स्टाफ होते हैं सर, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं? देखिए बहुत शानदार, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि टीम की तरह पुलिस काम करती है। इसमें कोई सुपर कॉप या कोई दबंग या सिंघम नहीं होता है।
सब लोग मिलकर काम करते हैं। मेरे जो सिपाही थे शुरू में जो मेरे साथ थे, जो मैं आईपीएस एएसपी था या प्रोबेशनर था, सब इंस्पेक्टर्स थे, वो बात बात पे गाइडेंस देते थे कि इसमें ऐसे नियम होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये करिए, इसमें अपना ध्यान रखिए, वहाँ पे आप जाएं तो ज़्यादा दल बदल लेकर जाएं, वहाँ पे ऐसे करिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने स्टाफ का ख्याल रखते हैं, जो मेरी आदत और कई लोगों की है, वो स्टाफ आपके लिए जान देने को तैयार होता है, तो आपकी ढाल बन के रहता है। उनमें से कितने लोग अभी तक मुझे याद करते हैं, वो कितने बॉडीगार्ड्स वगैरह या जो भी मेरे साथ स्टाफ रहे, 15-15 साल रहे, तो बहुत खुशी होती है जब आज वो लोग भी आगे बढ़े हैं, उनका भी प्रमोशन हुआ, सब हुआ। तो बहुत ही सुखद मेरा एक्सपीरियंस रहा, अनुभूति रही, हमेशा बहुत पॉजिटिव रहा। और स्टाफ ने बिल्कुल परिवार की तरह रखा। खाना वाना वो बना के खिलाते थे, मेरे को कहा ना खाना बनाना था ना कुछ। और मैं गाँव में मेरी ट्रेनिंग हुई, 3 महीने में रहा, तो वहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं थी उस ज़माने में। आप जानते हैं आज से 25 साल पहले कितनी चीज़ें अलग थी, लेकिन स्टाफ देखता था कि सर ने खाना खाया कि नहीं खाया, मतलब मेरा पूरा ध्यान रखना, बिल्कुल परिवार की तरह उन्होंने रखा मुझे। राइट सर। सर जैसे कि आपने अभी स्टाफ का जिक्र किया, तो सर कितना डिफ़िकल्ट होता है जब अपने स्टाफ को छोड़कर कहीं और पोस्टिंग में जाना होता है। नॉर्मली हम जब कॉलेज स्कूल से छोड़ के जाते हैं, अपने दूसरे फ्रेंड बनाते हैं, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट मोमेंट होता है सर। देखो इमोशंस तो होते हैं, लगता है कि पुलिस में इमोशंस नहीं होते, लेकिन इमोशंस होते हैं। आप कहीं रहते हैं, अटैचमेंट आपको हो जाता है, और लोग आपके लिए इतना, जो मैंने बताया कि तन मन से लगे होते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं, तो आप क्यों भूलेंगे। और खासकर आपका स्टाफ तो सुबह शाम आपके साथ ही रहता है जी। तो ऐसे कई बार वाकई हुए, आपको लगता है कि अब इमोशनल नहीं हो पाएंगे, लेकिन हुआ है, होता है, और ह्यूमन बींग्स है तो होना भी चाहिए। ओके। सो सर बहुत सारे फिल्म्स वगैरह बनती रहती हैं, वेब सीरीज़ बनती हैं, जो कि रियल लाइफ घटनाओं पर आधारित होती हैं, और कहीं ना कहीं वो स्टोरी किसी बुक से ली जाती हैं या फिर कोई रियल लाइफ इंसिडेंट से ली जाती हैं, जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करती हैं, या फिर वो रियलिटी जानने को मिलती है। सो सर आपकी जो बिहार डायरीज़ है, आपने बताया, और हमें भी जानने को पहले से मिला कि उस पर मूवी बन रही है सर। तो सर आपके लिए वो कितना, मतलब एक होता है ना सर कि आप अब मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करोगे अपनी जर्नी के थ्रू, और चीज़ों एक सिंप्लीफाई कर दोगे उसके चलते। अगर कोई वेब सीरीज बन जाती है तो एक चीज़ सही से पता चल जाती है, अगर हम बताएं तो उतना समझ नहीं आता है सर। देखिए जो मेरी किताबें बिहार डायरीज, लाइफ इन द यूनिफॉर्म, उनसे इंस्पायर होकर वेब सीरीज़ बन रही है, और एग्जैक्टली वही नहीं बन रही, क्योंकि हर जो डायरेक्टर या फिल्म वाले होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं। मुझे खुशी ये है कि रियल इंसिडेंट्स हैं उसमें सभी, और उससे बिहार पुलिस, न केवल बिहार पुलिस, पूरे इंडिया के पुलिस को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया जा रहा है। जो सच्चाई है कि पुलिस कितनी मेहनत करती है, बिहार का पुलिस का हर अफसर, चाहे वो सिपाही हो चाहे वो डीजीपी हो, कितने मेहनत करते हैं अपराधियों को पकड़ने में। और बिहार सरकार का उसमें क्या रोल रहा, कैसे उन्होंने सपोर्ट किया पुलिस विभाग को, कैसे खुली उनको छूट दी, कैसे, तो आप खुद ही देख रहे हैं कि कितना बदलाव आया पिछले कुछ सालों में। आज बिहार में अपराध न के बराबर ही है, तो इसमें अब बिहार पुलिस का ज़बरदस्त योगदान रहा है, बिहार पुलिस ने सारा काम किया है, तो वो सारा उसमें दिखाया जा रहा है, जो जर्नी है बिहार पुलिस ने कितना बढ़िया काम किया है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, बिहार पुलिस, भारतीय पुलिस, उस सबको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है। बिहार सरकार का क्या उसमें रोल रहा, कैसे पॉजिटिव, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई जा रही हैं। जैसे सर भोकाल सीरीज़ है वो, जो कि नवनीत सकेरा सर आईपीएस है, उनके ऊपर बनी है, तो कुछ इस तरीके से होने वाली है सर? नहीं, देखिए उनके तो ऊपर बनी, मैंने बताया मेरी जो है ये मेरी वेब सीरीज़ नहीं है, ये बिहार पुलिस के ऊपर है जी। और बिहार पुलिस ने जो काम किया उसको इसमें दिखाया जा रहा है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है, सिर्फ वो इंस्पायर्ड हुए कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट जो मेरे साथ हुए हैं और भी कई पुलिस वालों के साथ हुआ है, और मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी कुछ जानकारी नहीं इस बारे में, जब आएगा तो अच्छा ही लगेगा। तो इसमें मेरा कोई ऐसा डायरेक्ट रोल नहीं है, सिर्फ वो बिहार डायरी जो किताब लिखी थी उससे इंस्पायर हुई, और उसके बाद जो बिहार पुलिस के साथ इतने पिछले कुछ दिनों में चीज़ें हुई होंगी, क्या क्या उनके अचीवमेंट्स होंगे, सबको उसमें दिखाया जा रहा है। ओके। सो सर जैसे कि मैंने आपके बारे में जाना कि नॉर्मली जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको कॉल करके या मैसेज करके आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट करते थे। नॉर्मली जब मैं बचपन में मतलब छोटा हुआ करता था, करीब 10वीं 11वीं तक, मैं पुलिस से काफ़ी डरता था सर। तो सर ऐसा क्या था कि आपको डायरेक्टली लोग अप्रोच करते थे, डायरेक्टली आपसे बात करने लग जाते थे? देखिए एक तो मुझे वर्दी पे गर्व है, लेकिन कभी मैंने कहा ना, वो बोलते हैं कि आई टेक माई जॉब सीरियसली, आई डोंट टेक माई सेल्फ सीरियसली। तो मेरा काम ही मुझे इस पद पे बिठाया इसीलिए गया, चाहे मैं एएसपी हूँ चाहे आईजी हूँ, कि मैं लोगों की परेशानी सुनूँ और उसका निवारण करूँ। और इस काम को कई लोग कहते हैं धर्म में कर्तव्य, वो अपनी जगह है, ये मुझे मज़ा भी आता था। तो लोग कोई मेरे पे उम्मीद कर रहे हैं,
फ़ोन कर रहे हैं कि सर ये दिक्कत है, कोई पुलिस वाले को कोई क्यों फ़ोन करता है जब उसको कष्ट होता है? तो अगर आप उसके कष्ट में भागीदार बन रहे हैं, आप उसकी बात सुन रहे हैं और उसको आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कुछ हद तक, तो इससे बड़ा सुखद आनंद या आनंद का एक्सपीरियंस आपको क्या हो सकता है? तो हमेशा मेरी आदत है फ़ोन उठाना, डायरेक्टली उसको रिप्लाई करना, अननोन नंबर्स, तुम्हारा भी फ़ोन आया, सबको मैं जवाब देता हूँ, हमेशा से मेरा ये रहा है। और इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कितनी देर लगती है सब करने में? आप फ़ोन पे आपको 15 सेकंड 20 सेकंड में पता चल जाता है कितना जेन्युइन है, कितना सही है। जी सर। तो ऐसे दिन भर में आपको फ़ोन आते हैं तो आप आराम से इसको मैनेज कर सकते हैं। मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। राइट सर। मैं घर में, ऑफिस में लैंडलाइन भी पहले खुद ही उठाता था, ओके। हर जगह। ओके सो सर, जो आपकी किताब है सर, बिहार डायरीज और सर लाइफ इन द यूनिफॉर्म्स, तो सर ये आइडियाज़ कैसे आए कि आपको ये बुक्स लिखनी चाहिए? क्या आप बचपन से जैसे कि बुक्स लवर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया आप किताबें पढ़ते थे, हालांकि आईआईटी में जब आए थोड़ा बहुत संगति का असर हो गया होगा, तो सर इसके बारे में बताइए कि किताबों का कैसे सिलसिला? बुक लवर में हमेशा रहा, और आईआईटी जाके तो मैंने और ज़्यादा बुक्स पढ़ी हैं। ओके। आईआईटी में संगत बहुत अच्छी होती है, आपको पता, पूरे देश के सबसे पढ़े लिखे लोग आते हैं। मैं पढ़ाई करनी बंद कर दी, किताबें तो ये सब तो खूब पढ़ी, अपने सिलेबस की किताबें नहीं पढ़ता था, किताबें बहुत पढ़ी। तो मेरा लिखने की जो शैली थी वो भी लोगों को हमेशा पसंद थी, मतलब राइटिंग स्किल्स मेरे अच्छे थे, और स्कूल में और आईआईटी में भी मैं मैगज़ीन के एडिटर रह चुका हूँ। और चेतन भगत मेरे बैचमेट थे आईआईटी की, उनकी जब किताब आई 5.7, तो आज तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बोल दूँगा मुझे बहुत खुशी है कि वो इतने फेमस ऑथर हैं, लेकिन जब उस वक्त किताब आई तो मुझे बड़ी मैं बोलूँगा हल्की सी ईर्ष्या हुई। मैं साफ बोलता हूँ, मुझे झूठ बोलना आता नहीं। मैंने कहा अरे मेरे दोस्त ने किताब लिख दी, इतनी फेमस हो गई है, काश मैं भी लिख देता, लेकिन लिखा नहीं मैंने कभी भी। उसके कई साल बाद मुझे फिर कुछ ऐसा किस्मत कहते हैं आप, कभी कभी कुछ मौका मिला कि लोगों ने बोला कि आप अच्छा लिखते हो। लोगों ने मेरे आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ब्लॉग्स भी लिखता हूँ मैं। ओके। और ऐसी कुछ लेटर्स मैंने किसी को लिखे थे, तो उन्होंने पढ़ा, बोला आपकी राइटिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, आपके पास कहानियाँ भी बहुत है, आप आईपीएस में हैं, तो आप एक किताब क्यों नहीं लिखते हैं? तो किताब मैंने लिखी, उसको पेंगुइन ने पब्लिश किया, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो किताब मुझे लोगों को इतनी पसंद आएगी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे रोज़ मैसेज आते हैं, कल भी किसी का मुझे मैसेज आया कि उस किताब को पढ़ने के लोगों का पुलिस के प्रति नज़रिया बहुत बड़ा है। सबसे अच्छी बात है, बिहार डायरीज मेरी पहली किताब थी, मेरे को लगा जीवन में एक किताब लिख ली बहुत है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, आपकी किताब लोगों को बहुत पसंद आ रही है। पाठकों का भी रोज़ मैसेज आता था, यंगस्टर्स का खास करके, और लिखी है। तो मैंने एक और किताब लिखी, लाइफ इन द यूनिफॉर्म। और अभी मैंने हाल ही में एक तीसरी किताब लिखी है जो मुझे लगता है इस साल के अंत तक पब्लिश हो जानी चाहिए। राइट सर, जो लाइफ इन द यूनिफॉर्म्स है सर, तो उसमें अपने जो डे बाई डे के चैलेंजेस होंगे वो सारा के बारे में बताया किस तरीके से, अगर स्टूडेंट्स कल को इनको पढ़ते हैं, हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पढ़ ली होगी, जिनको नहीं पता है सर, वो पढ़ते हैं तो उनको किस प्रकार से उनके यूपीएससी की जर्नी में, या फिर यूँ कहें जो आईपीएस जैसे पोस्ट के लिए चाह रखते हैं, उनको किस प्रकार से हेल्प करेंगे? देखिए, एक तो उसमें मैंने लाइफ इन द यूनिफॉर्म और बिहार डायरीज, खासकर लाइफ इन द यूनिफॉर्म में पूरा लिखा कि मैंने यूपीएससी की तैयारी कैसे की, कैसे मेरे अप्स एंड डाउन्स हुए लाइफ में, कैसे अपने आप पे विश्वास खो दिया, फिर भी भरोसा किया नहीं मेरा हो सकता है, वो सब चीज़ें लिखी मैंने। और फिर मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस लिखे। तो कई लोग, देखिए सच्चाई है, यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं और सबकी इच्छा होती है आईएएस आईपीएस बने, और रैंक जो आती है उसके हिसाब से हम लोग अपनी सर्विस लेते जाते हैं। लेकिन मैं आईपीएस के लिए खासकर बोलूँगा, आप उसको तभी लें जब आपका टेम्परामेंट उस तरीके का हो। तो मैंने किताब में सारा अपना लिखा है कि कैसे पथराव भी होता है, कैसे नक्सल के साथ इनकाउंटर भी होता है, गोलियाँ भी चलती हैं, कैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप कई बार सही डिसीजन लेते हैं, उसके बाद भी मतलब आपको कई बार उसके लिए प्रताड़ित भी होना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये तो उतार चढ़ाव हर जगह होते हैं। तो तभी वो इस सर्विस में, आईपीएस में, जब वाकई में आपको लगता है कि आपका टेम्परामेंट उसके लायक है। अगर आप भीड़ को देख के घबरा रहे हैं, या आप कह रहे हैं दिन भर पब्लिक वो पिटिशनर्स लोग आ रहे हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर, या कहीं पे कुछ किसी से मुठभेड़ हो गई, ये सब चीज़ें आपको नहीं लगता है कि आप कर सकते हैं, तो फिर आप पुलिस में ना आए, आईपीएस में बिल्कुल ना आए। ये सब मैंने इस किताब में लिखे हैं अपने एक्सपीरियंसेस। मेरे तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, तो मैंने तो बहुत पॉजिटिव तरीके से लिखा, पर फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि बिल्कुल इसको ये सर्विस है, और ये सर्विस में तभी आए जब आप रियली पूरे मन से आप इसको करना चाह रहे हैं और आपका टेम्परामेंट है। यस सर। कोई ऐसे इंसिडेंट हो सर जो कि काफ़ी आपको झंझोर दिए हों, या फिर स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेट करें, कुछ इस तरीके के इंसिडेंट हो तो सर सर्विस के दौरान वो बताइए। पुलिस में तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। कभी जैसे एक कोई माँ है, उसके बच्चे का किडनैप हो गया है, उसको आप वापस ढूंढ के लाते हैं, बच्चे को माँ से मिलाते हैं, अपराधियों के चंगुल से बचाते हैं। उस माँ भले ही कुछ बोले नहीं, सिर्फ आपको एक आशीर्वाद देती है, उसकी आंखों में जो आंसू देखते हैं, तो उसका वर्णन मैं क्या करूँगा, तुम समझ ही सकते हो कि कैसा लग रहा होगा।
ऐसा भी हुआ कई बार कि निर्दोष के खिलाफ लोगों ने प्राथमिकी दर्ज की, बोला इसको तो जेल भेजना ही भेजना, पूरा शहर उसके खिलाफ है, लेकिन फिर भी मैंने स्टैंड लिया कि नहीं, इसको नहीं भेजना। मेरी बहुत जगह निंदा हुई, अखबार में छपा कि एसपी इसमें कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो एक बार ऐसा होता, एक जिले में मैं था कि 3 बच्चे भाग गए, तो उनके माँ बाप ने बोला कि फलाना आदमी ने ही किडनैपिंग कराया। मैंने पूरी जांच की, पता चला बच्चे भागी थे, उनका अपहरण हुआ नहीं है, और वो आदमी बिल्कुल साधारण आदमी था, उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन पीछे नहीं पड़ जाता कि नहीं इसी ने करा, इसी ने करा। तो अपना स्टैंड लिया मैंने, और काफ़ी मुझे उसमें भी झेलना पड़ा। अखबार में भी मेरे खिलाफ आया है, कई जगह आप समझ ही रहे हैं कि एसपी ने कार्रवाई नहीं की, करा। अल्टीमेटली वो बच्चे मैंने ढूंढ लिए। बॉम्बे में 3 बच्चे भागे थे, और वो निर्दोष आदमी था, उसको मैंने जेल नहीं भेजा। तो बाद में वो मेरे पास आया, वो और उसकी पत्नी। मुझे बहुत सुखद अनुभूति, जिस तरह से उसने बोला कि सर आपकी वजह से एक निर्दोष आदमी की, नहीं तो पुलिस का एक बार किसी पे लग जाए तो आप जानते हैं कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसा भी हुआ। फिर शेखपुरा में एक अपराधी था जिसके बारे में बिहार डायरीज में लिखा है, उसने कई लोगों का वहाँ पे नरसंहार कर दिया था। तो मैं जिस गाँव में गया, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत जिस तरह से रो रही थी, और उसको विश्वास था कि पुलिस आई तो कुछ ना कुछ न्याय होगा, उसके घर वाले तो लौट के नहीं आ सकते, लेकिन न्याय होगा। तो मैंने उसमें अपनी पूरी शक्ति लगाई, मैं और मेरी टीम ने मिलकर उन अपराधियों को बहुत जल्दी पकड़ा। तो ये सब चीज़ें बहुत हुई लाइफ में, बहुत याद भी रहता है। फिर मैं BSF में रहा 7 साल, वहाँ देखा हमारी सरहदों पे हमारे जवान कितनी विषम परिस्थिति में काम करते हैं। उसके बाद शहीद भी होते हैं गोलीबारी में, इसमें। तो हमने फिर एक bharatkiveer.gov.in नाम की हमने एक वेबसाइट का गठन किया, जिसको MHA द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत खुशी कि उसमें मेरा भी योगदान रहा कि हमने आज उसमें करीब 350 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हमारे जो शहीद जवान और अफसर हैं उनके परिवारों के लिए। तो काफ़ी चीज़ें की हैं, बहुत इसमें सुखद अनुभूति होती है। राइट सर, जैसे कि आपने बताया कि कभी कभी आपके मतलब न्यूज़पेपर में हो या फिर कहीं भी हो, विरोध भी होता है, या फिर कुछ गलत भी छाप दिया जाता है कि नहीं ये तो ऑफिसर ऐसा है वैसा है, जो भी चीज़ें हैं। तो सर कहीं ना कहीं उस टाइम पे थोड़ा बहुत तो डिमोटिवेशन सा आ जाता है कि नहीं यार हम कर तो। हाँ, आप सही कह रहे हो। ऐसा लकीली मेरे साथ ना के बराबर हुआ है, लकीली ना के बराबर हो, क्योंकि आपका जो काम है आपका बोलता है। कोई कभी कुछ नेगेटिव कोई कर भी दे, मान लीजिए सोशल मीडिया का ज़माना भी आजकल है, जैसे आपके इतने शुभचिंतक हैं, आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ डिट्रैक्टर्स भी होंगे, नेचुरल चीज़ है। तो बुरा लगता है, लेकिन उसमें फिर खुद को मजबूत करते हैं, और उसका बेस्ट तरीका है कि उसको इग्नोर कर देना है। इग्नोर नहीं करेंगे तो अपनी हेल्थ ख़राब करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हैं, आपका कैरेक्टर क्या है, आप कितने सही हैं, क्या हैं। और उसके बाद लोगों को भी पता होता ही है, अपने आप आत्मविश्वास रखना। कभी कभी ऐसी चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया ना, वो किडनैपिंग हो गया तो लिखा कि भाई पुलिस कुछ नहीं करी, वो नहीं कर रही है, लेकिन बच्चे फिर रिकवर हुए। पेशेंस रखी, 3 महीने झेला, लेकिन फिर उसके बाद उसी मीडिया ने बहुत अच्छा फिर लिखा पुलिस के बारे में। तो ये चीज़ें हैं लाइफ में। देखिए, मैं आज आप विराट कोहली को देख लीजिए, जिस आदमी ने इतने रन बनाए, क्या सेंचुरीज का अंबार लगा, मुझे लगा कब वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, लेकिन एक उसका फेज़ आ रहा है कि वो IPL में भी रन भी नहीं बना, कहीं नहीं रन बना पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, जो कैरेक्टर, उसको तो आप नहीं हटा सकते, और जो उनका रिकॉर्ड उसको तो आप नहीं गायब कर सकते ना। जो चीज़ उन्होंने की है तो की है, और क्योंकि उनमें टैलेंट है और मेहनत ही है, अभी नहीं तो फिर सबको पता है कि रिजल्ट तो फिर आने वाले हैं, जाएंगे कहाँ पे। अमिताभ बच्चन थे, वो एक बार एक दौर से गुजरे, लेकिन जो उनका टैलेंट है और जो उनकी मेहनत है, वो तो उनसे कोई छीन नहीं सकता। तो आज आप देखिए, इस एज में भी वो सबके लिए एक आइडल है। तो हमेशा ये अप्स एंड डाउन से लाइफ में हर फेज़ में आते हैं, इसको झेलने की शक्ति हमें होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं लो नहीं फील करता, कोई भी आदमी, ह्यूमन बींग्स है, लो फील करते हैं, लेकिन किसी भी नौकरी में आप होंगे, अप्स एंड डाउन आएंगे, आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। राइट सर। सो सर ये काफ़ी हेक्टिक जॉब मानी जाती है सर, तो अपने आप को कूल कैसे रख पाते हैं सर, क्योंकि कूल रखना भी बहुत ज़रूरी है सर, ऐसे नहीं हर टाइम टेंशन में रहें या फिर चिड़चिड़ा। बिल्कुल कूल रहता हूँ। दूसरा कारण एक था कि मुझे अपना जॉब बहुत पसंद है, जिसको अगर आपको जॉब पसंद है तो आधा काम तो आपको वहीं ठीक हो गया। और उसके अलावा मैं बहुत सी चीज़ें, मेरी और भी हॉबीज़ बहुत है मेरी, और मैं हमेशा हर यंगस्टर को बोलूँगा, हॉबीज़ शुरू में तो बहुत होंगी थी, बाद में पता नहीं क्या होता है, वो कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता है, लोग धीरे धीरे सब चीज़ें छोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आपकी हॉबीज़ होनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे म्यूज़िक हो, चाहे बुक्स हो, उसको छोड़िए मत। तो मैं अभी भी रोज़ 2 घंटे टेनिस खेलता हूँ। बात सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं, उस 2 घंटे मैं सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, मेरे जीवन में जो भी कष्ट हैं या परेशानियाँ हैं, वो 2 घंटे आपका फोकस सिर्फ उस बॉल पे होता है। आप हारे जीते उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप 2 घंटे पूरी अपनी कोशिश करिए। हारता भी खूब है, मैं यंग लड़कों के साथ खेलता हूँ, 20-20 साल के, स्टेट लेवल के प्लेयर्स हैं, उनके सामने मैं कहाँ टिकूंगा, लेकिन अपनी तरह से पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा खेलना है।
तो वो पूरी कोशिश होनी चाहिए। राइट सर, जैसे कि आपने हॉबीज़ का तो बोल दिया सर, जो फैमिली होती है सर उसको कैसे मैनेज कर पाते हो, क्योंकि सर फैमिली को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है, साथ में आपके सन या डॉटर होंगे उनको भी आप टाइम दे दोगे। टाइम मैनेजमेंट मेरा हमेशा बहुत अच्छा रहा है और मैंने टाइम दिया है, खुद को भी दिया है, फैमिली को भी दिया है, सबको टाइम दिया है। और टाइम मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आप व्यर्थ में नहीं, जैसे आज आपको बोला 11:30 आना है तो आप बिल्कुल टाइम है, मैं टाइम से चलता हूँ, आपको आते ही किया, तो क्लियर होना चाहिए आपको आपका क्या काम है, कब कैसे क्या करना है। तो टाइम मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। मैंने बताया आईटी में था, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं था, रात को 4 बजे सोने जा रहा हूँ, सुबह 12 बजे उठ रहा हूँ, कैसे समय ख़राब करना है सब कुछ चीज़ें बताई दी। लेकिन अब उल्टा है, कैसे किस समय क्या करना पूरा मेरा फिक्स्ड होता है, कब कितने बजे जाना है, और बिल्कुल टाइम को मैं फॉलो करता हूँ। राइट सर, एक और बात आपके बारे में मैंने सुनी कि आपके लाइफ पार्टनर है, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया एक्चुअल में आपकी जॉब में, काफ़ी अलग अलग आइडियाज़ दिए, या फिर जो भी एक हेल्प होती है एज अ लाइफ पार्टनर वो आपको मिली। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे को, मैं तो बोलते बड़ा बस ज़बरदस्त पत्नी मिली है। जो तानू है वो मेरी दोस्त भी है, सब कुछ है वो, और बिल्कुल सही हमेशा वो सुझाव देती है। मेरी करीब 23 साल की शादी होने वाली, 1 या 2 बार मैंने उनकी बात नहीं सुनी और उसका मुझे दुख है, उसका मैंने काफ़ी खामियाजा भुगता है। बाकी उनकी हर बात मैंने सुनी है और उसके हिसाब से एक्ट किया है, तो हमेशा मुझे फ़ायदा ही हुआ है। तो हमेशा कई लोग कहते हैं कि हम अपने ऑफिस की बात घर पे नहीं शेयर करते हैं। मैं तो लकी हूँ कि मेरी पत्नी खुद, उनके पिताजी भी पुलिस में थे, तो वो समझती भी हैं कैसे क्या काम होता है, प्लस समझदार है, कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ मेरे से गलती हो रही है, हर चीज़ पे मुझे वो बिल्कुल सही सुझाव देती हैं। और बहुत डिग्निफाइड लेडी हैं, कैसे स्टाफ का ख्याल रखना है, सबका करना है, कंसिडरेट है। मैं जितनी तारीफ करूँगा कम है, तो बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं। राइट सर, जैसे कि आपने बताया कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स नॉर्मली टाइम मैनेजमेंट को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं, तो सर टाइम मैनेजमेंट कैसे अच्छे से कर सकते हैं स्टूडेंट्स लाइफ में या फिर एस्पिरेंट लाइफ में? देखिए बहुत मुश्किल नहीं है, सबसे पहले सारे डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए। डिस्ट्रैक्शन हटा देंगे आधी चीज़, जैसे ना बताया अभी आज मोबाइल फ़ोन बहुत लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन है, हटा दीजिए उसको, दूसरे रूम में रख दीजिए, कुछ कर लीजिए और धीरे धीरे आप माइंड एडजस्ट हो जाता है। जिस दिन नेटवर्क नहीं आता तो मैं क्या करता है, नहीं देखता। कोई बोलेगा 2 दिन तक इंटरनेट की सेवाएं बंद है, तो फिर आप कहाँ मोबाइल उठा के देखते हैं, वो वाली चीज़ है। उसी प्रकार एक चीज़ लिख लीजिए कि कल मेरे को क्या क्या करना है, ये 4-5 काम है और इतने बजे मुझे ये करना, इतने बजे वो करना है, तो बिल्कुल दिन आपके हिसाब से चलता है और ऐसी चीज़ें होती हैं। राइट सर, आप काफ़ी एज के हो गए हो सर, फिर भी आप इतने फिट हो सर। जैसे कि आपने बताया कि आप रोज़ 2 घंटे अराउंड टेनिस वगैरह के लिए देते हो सर। तो सर स्टूडेंट्स में क्या है प्रॉब्लम्स की सर, बीमारियां वगैरह कभी कभी आ जाती हैं, तो प्रिपरेशन काफ़ी हैम्पर होती है। डेफिनेटली अगर बीमारी आ गई तो 15 दिन या 1 महीने तक चल जाता है, तो सर इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं? इसका सिंपल सा, आपको स्पोर्ट्स तो अपना लाइफ में पार्ट बनाइए। आप चाहे स्पोर्ट्स नहीं खेलते तो आप जॉगिंग करिए, कुछ ना कुछ आपको नेचर से भी कनेक्ट होना चाहिए और मतलब थोड़ा समय अपनी फिटनेस पे देना चाहिए। आपकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जो जो लोग फिट होते हैं स्पोर्ट्समैन, आप देखिए उनकी इम्यूनिटी, कोई भी बीमारी उनको कभी नहीं पड़ेंगे, एक बार बहुत रेयर होता है जी, है ना। आप ये करिए, अच्छा खाना खाइए, आप फ्रूट्स लीजिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए, टाइम पे सोइए और टेंशन जितना कम हो सके करिए। टेंशन हमने एक हैबिट हो जाती है, कभी कुछ लोगों की हैबिट हो जाती है कि टेंशन लेना, एग्ज़ाम आ रहा है, ये हो रहा, मेरा क्या होगा। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो करिए, जो चीज़ आपके हाथ में नहीं उसका क्या कर सकते हैं, तो टेंशन को कम करिए। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया, इन चीज़ों से काफ़ी फ़र्क पड़ता तो है। ओके। सो सर नॉर्मली आपका रूटीन क्या रहता है सर, काम वाम वगैरह का करना, कैसे ऑफिस जाना है, कब क्या चीज़ें करनी है, वो सारा मैनेजमेंट कैसे रहता मैंने आपको बताया, मैं पहली बार फील्ड के बाहर हूँ, लेकिन जब भी मैं फील्ड में रहता था तो मेरा फिक्स रहता था कि अगले दिन का मुझे क्या क्या काम करने, प्रायोरिटाइज उसको कर लेता था, कौन से काम मुझे करने, कौन से काम मुझे करवाने हैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर से। तो ये सारी चीज़ें हैं और शेड्यूल पर चलता था। तो लोग भी, जब आप अपने समय की इज़्ज़त करते हैं तो लोग भी आपके समय की इज़्ज़त करते हैं। कोई मीटिंग है 11 बजे रखनी, तो 11 बजे रखी तो लोग 10:55 पे पहुंच जाते थे। लेकिन मैं खुद ही ना पहुंचूँ 11:30 तो धीरे लोग भी समझ जाएंगे कि वो तो लेट ही आते हैं तो हम भी लेट ही जाएंगे। तो ऐसा मैंने कभी किया नहीं, शेड्यूल पे हमेशा काम किया सारा, तो फिर अपने आप वो वे ऑफ लाइफ बन जाता है। तो दिनचर्या बिल्कुल मेरी हमेशा फिक्स्ड रही है। शाम को अगर खेलने जाना है तो
हमेशा 6-6:30 बजे मैं खेलने पहुंचा हूँ। रेयर केसेस में कोई क्राइसिस आ गया ऑब्वियसली, तो आपकी तो नौकरी ऐसी, तो आप उस वक्त थोड़ी खेलेंगे, वो बात अपनी जगह है। बट बाय एंड लार्ज अगर आप अपना सिस्टमेटिक शेड्यूल रखते हैं तो उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल नहीं है। राइट सर। और सर एक चीज़ और सर, हर कोई चाहता है कल को चलकर उनके अच्छे फ्रेंड्स बने, अच्छे अच्छे लोग, जैसे कि सर आपके मैंने अगर देखा तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ फ्रेंड भी हैं सर। ऐसी चीज़ों को कैसे मेंटेन कर पाना पॉसिबल हो पाता है सर? हर कोई चाहता है वो जॉब में आके आगे ग्रो अप करे, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं और हर किसी का सपना होता है कि वो आपकी तरह ग्रो अप करे सर। देखिए ये सब चीज़ें मैंने सोची नहीं देवेंद्र। दोस्ती तो एक ऐसी चीज़ है, आपकी किसी से होती तो होती है, आप उसको चूज़ नहीं कर सकते। वो बाय चांस वो सेलिब्रिटी, ये बात ज़रूर है कि मुझे मौका मिला उनसे मिलने का। उसके बाद दोस्ती ना दोस्ती, वो तो दो आदमियों का अपना आपका वो अंडरस्टैंडिंग है, आपका कनेक्ट किया है। तो दोस्त हैं मेरे बहुत, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और मेरे लिए वो दोस्त हैं और दोस्त ही रहेंगे। और दोस्ती क्यों होती है? जब आपका किसी से मेल होता है, नंबर 2 आप सच्चे हैं, आपको दोस्ती निभानी आती है। तो मैं ये बोलूँ, मुझे दोस्ती निभानी आती है। अच्छे वक्त में तो सब दोस्त होते हैं, जब बुरा समय किसी का आता है तब अगर आपने दोस्ती निभाई तब आप रियली दोस्ती के लायक हैं। तो मैं यही सबको बोलूँगा कि दोस्ती है, फिर दोस्ती निभानी आनी चाहिए। ओके, सो जो सर फ्यूचर कैंडिडेट हैं, फ्यूचर एस्पिरेंट हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे ऑफिसर्स को ही अपना आइडियल मानते हैं आप जैसे, तो सर उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही बोलूँगा कि बहुत मतलब जिनका सिलेक्शन होता है बहुत भाग्यवान होते हैं, क्योंकि आप एक्चुअली चीज़ें बदल सकते हैं। ये डायलॉग लगेगा लेकिन एक्चुअली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप चीज़ें बदल सकते हैं, लेकिन इसको तभी ज्वाइन करें जब आपका टेम्परामेंट या आपको, क्योंकि देखिए आपको छोटी जगह में भी रहना पड़ेगा। आज ये बात अलग है, वहाँ सारी सुविधाएं हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? कुछ लोग शहरों में रहना चाहते हैं, उनको नहीं जाना छोटी जगह में। तो ये आपको फिर किस सिस्टम में काम करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं, कितने प्रेशर्स आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज बहुत ही बढ़िया एक मतलब ऑब्वियसली करियर है, जिनका होता है बहुत खुशकिस्मत है। लेकिन आज की तारीख में हमारे देश में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हो गए हैं जी, जो पहले नहीं थे। आपको जो अच्छा लगे वो करें, अपनी ज़िंदगी जिए, किसी और की ज़िंदगी ना जिए। आप जो आपका सपना है आप उसको पूरा करें, मैं यही बोलना चाहूँगा। आपके जो अपने इच्छाएं हैं लाइफ की वो पूरी करें। जैसे आज मेरी बेटी है, वो बिल्कुल यूपीएससी उसके दिमाग में नहीं है। वो कहती है कि नहीं, मुझे देश विदेश घूमना है, अपने टर्म्स पे रहना है, जब मैं चाहूँ छुट्टी ले लूँ, जब मैं जैसे चाहूँ वैसा करूँ, तो उसका डिसीजन है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आजकल की यंगस्टर्स, खासकर तुम्हारी एज के लोग, तो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो ये सब अपनी जगह है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा कि सर ने अपनी जर्नी को डिटेल में शेयर किया, साथ में आप लोगों को भी गाइड किया कि आप कैसे क्या कर सकते हो प्रिपरेशन के दौरान। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।